हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, क्या हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। और वॉइस में आपको मैं अभी मिसलेनियस रूल्स बता रहा था दोस्तों। उस मिसलेनियस रूल्स के अंदर 4 रूल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस रूल्स जो हैं सो टोटल 7 हैं, जिनमें से हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। 3 रूल बचे हुए दोस्तों, जो तीनों ही रूल आज अभी हम लोग तुरंत कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए, आज का हमारा पहला रूल है, यानी कि आज का रूल नंबर 1 और मिसलेनियस टोटल रूल देखें तो रूल नंबर 5 है ना। चलिए, रूल नंबर 5 है दोस्तों, क्या यदि किसी सेंटेंस में मिसलेनियस रूल्स, ठीक है। तो मिसलेनियस रूल नंबर 5, मिसलेनियस रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसमें रूल नंबर 5 में हमारा बोलता है कि यदि किसी सेंटेंस में आपका एक्टिव वॉइस ए भी फॉर एक्टिव वॉइस, यदि किसी एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा दोस्तों, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका पैसिव बनेगा दोस्तों ऐसे, ऑब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है ना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बताया अभी कि यदि किसी सेंटेंस में, वो भी कैसा सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे सब्जेक्ट रहे प्लस वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई प्रीपोजिशन दिया रहे दोस्तों, प्रीपोजिशन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वैसे सेंटेंस का जब मैं पैसिव बनाऊँगा, वैसे सेंटेंस का जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है, ये पता है आपको, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस HV, टेंस के अकॉर्डिंग HV सेट करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। और उससे मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, किसी को हम लोग एजेंट के भी नाम से जानते हैं, एजेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों AV, यानी एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है, I looked at him, I looked at him। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या दोस्तों, ध्यान क्या देने की बात है कि देखिए इसमें हमारा बोल रहा है, ये जो है हमारा वर्ब है प्लस एट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, ऐसे सेंटेंस का जब पैसिव बनाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं सामने लिख रहा हूँ इसका PV, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, ऐसे सेंटेंस की जब पैसिव बनाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, तो इसका पैसिव हो जाएगा
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, तो हिम ऑब्जेक्ट के जगह पे इसलिए हिम है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, ही। अब यहाँ पे टेंस देखेंगे, लुक्ड है तो लुक्ड कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज या वर, तो ही के अकॉर्डिंग वाज देंगे, ठीक है ना, ही वाज। इसके बाद बोल रहा है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या हमारा लुक्ड है, लुक्ड का थर्ड फॉर्म लुक्ड ही होता है, ही वाज लुक्ड। इसके बाद बोल रहा है वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, जो प्रीपोजिशन दिया रहेगा दोस्तों वही प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो ही वाज लुक्ड एट, इसके बाद क्या, बाय। अब बोल रहा है सब्जेक्ट, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा ऐसे, क्लियर है। ही वाज लुक्ड, एक्टिव वॉइस देखेंगे, आई लुक्ड एट हिम, इसी का पैसिव मैंने बनाया, ही वाज लुक्ड एट बाय मी। इसका मतलब कि मैं उसे देखा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसे मेरे द्वारा देखा गया, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। एक्टिव वॉइस का, ही वाज वेटिंग फॉर द बस, ही वाज वेटिंग फॉर द बस, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि इसी सेंटेंस का पैसिव बनाना हो दोस्तों, क्या करना हो, पैसिव बनाना हो, ठीक है ना, पीवी यानी पैसिव वॉइस बनाना हो, तो क्या बनेगा, तो वही ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बस, तो लिखेंगे द बस। अब यहाँ पे देखिए हमारा टेंस क्या है, वाज प्लस बिफोर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा, द बस वाज। अब कंटिन्यूअस के लिए हम लोग को पता है ना कि बीइंग लगाया जाता है, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाया जाता है, बीइंग, द बस वाज बीइंग। अब इसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म वेटेड, द बस वाज बीइंग वेटेड, ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन रहेगा ही, फॉर, बाय किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, द बस वाज बीइंग वेटेड फॉर बाय हिम, ठीक है दोस्तों। द बस वाज बीइंग वेटेड फॉर बाय हिम, बस का उसके द्वारा इंतजार किया जा रहा था, क्लियर है, बस का उसके द्वारा इंतजार किया जा रहा था। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, दो एग्जाम्पल मैंने दिए, दो एग्जाम्पल को समझकर आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ये रूल क्या हमें कह रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आपके साथ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके पास बन रहा होगा दिमाग में, शायद किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन देता हूँ। वह क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस में देख रहे हैं क्या, पैसिव वॉइस, खासकर पैसिव वॉइस में एक ही बार एक जगह पे, ध्यान देना दोस्तों, क्या कि एक ही जगह पे मतलब एक ही प्लेस के बाद तुरंत लगातार कर सकते हैं ना, एक ही सेंटेंस में डबल प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। फॉर प्रीपोजिशन है, तुरंत बाद बाय प्रीपोजिशन है, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, तुरंत बाद बाय प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ये ऐसा कहना सही होगा या गलत होगा, तो ये 100% सही होगा दोस्तों। आइए इसका एग्जाम्पल एक समझें तो हमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, द कैट इज सिटिंग ऑन अंडर द टेबल, ठीक है। द कैट इज सिटिंग ऑन अंडर द टेबल। अब ये देखकर बताइए कि ये सेंटेंस सही है या रॉन्ग है दोस्तों, क्या है, यह सेंटेंस सही है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग क्या कि प्रीपोजिशन एक ऑन लगा हुआ है और एक प्रीपोजिशन अंडर लगा हुआ है, तो क्या ये सच में सही होगा,
क्या ये सच में सही है या गलत है? तो यहाँ पे सेंटेंस ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। क्या है? ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? यहाँ पे प्रीपोजिशन एक साथ में डबल प्रीपोजिशन है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे एक साथ में डबल प्रीपोजिशन है तो सही है, यहाँ पे भी फॉर और बाय लगा हुआ था तो ये सही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो ऑन और अंडर ये जो लगा है ना, ये दोनों ही इस टेबल के लिए लगा है दोस्तों। ये दोनों का संबंध किससे है? ये दोनों ही प्रीपोजिशन का संबंध जो है, रिलेशन जो है इस प्रीपोजिशन ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ना द टेबल, उसी से इसका रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो ऑन और अंडर दो प्रीपोजिशन लगे हुए हैं दोस्तों, इन दोनों ही प्रीपोजिशन का रिलेशन ये जो ऑब्जेक्ट द टेबल दिया है ना इसके साथ है। इसलिए एक के साथ में एक ऑब्जेक्ट से डबल प्रीपोजिशन का रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। ठीक है ना? आइए अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो कहेंगे कि इसमें कैसे है। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं तो दोनों का दो अलग अलग से संबंध है। इस फोर का, ये जो फोर प्रीपोजिशन है ना उसका संबंध यहाँ वेटेड से है दोस्तों। इस फोर का संबंध किससे है? ये जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना वेटेड, उसके साथ इस फोर का संबंध रिलेशन इस वेटेड के साथ है, और इस बाय का रिलेशन जो है सो बाय का रिलेशन इस हिम के साथ है दोस्तों। क्लियर है? इस बाय का रिलेशन यानी कि दो प्रीपोजिशन लगे हैं और दोनों का रिलेशन अलग अलग के साथ है। एक का वर्ब के साथ है और एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी कि वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है जो भी, उसके साथ रिलेशन है। इसलिए सेंटेंस 100% सही है। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आप जल्दी से एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नए रूल की ओर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 की ओर, है ना। हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक की बात समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6 है, मिसलेनियस का रूल नंबर 6। वो क्या कहता है आइए उसे भी ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? रूल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, उसमें क्या चीज़ कंसेप्ट हमारा है, कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, आइए देखते हैं। रूल नंबर 6 हमारा कहता है दोस्तों कि यदि एक्टिव वॉइस में यानी कि कोई कुछ ऐसे आपको दिए रहेंगे क्या सब्जेक्ट। चलिए रूल नंबर 6 में देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में, खासकर किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दिए रहेंगे वह सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे ना जो जिन्हें हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, जिसका नाम दिया हमने क्या, अनइम्पॉर्टेंट। कौन सा कैटेगरी दोस्तों? अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? हमारा नेक्स्ट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का कंसेप्ट। यानी कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे कुछ सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड होंगे जो सब्जेक्ट का काम करेंगे ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहे हों, लेकिन वह अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि उसका महत्व ज़्यादा उस सेंटेंस में, खासकर कब, जब पैसिव बनाते हैं तब नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, बट उन्हें पैसिव बनाते समय उनका इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए उन्हें हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है? आइए अब इसके लिए, इससे पहले थोड़ा सा आप एक कंसेप्ट को समझेंगे जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक रूल था। ठीक है ना? अब इसी का जब हम पैसिव बना रहे थे तो क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा था ना। ये हम लोग बेसिक में देखे, अभी तक का जो रूल देखे सब में समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अब ये कंसेप्ट में क्या होगा कि यह जो हम लोग बाय के साथ बाय लगाकर जो सब्जेक्ट लगा रहे थे, ये काम
अब नहीं करेंगे। कब? यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द अभी मैं बताने वाला हूँ आपको जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो उन्हें हम दोबारा रिपीट नहीं करते सब्जेक्ट के जगह पे। समझ में आ रही बात? पैसिव में रिपीट नहीं करना आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंडर में रखते हैं हम लोग, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर? और जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें बताना कोई आवश्यक नहीं होता। क्लियर? आइए अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा है, पहला है, फर्स्ट है वी दे पीपुल। अब यहाँ पे पीपुल की बात करें तो पीपुल के साथ कुछ अलग से कंडीशन लागू हैं, ठीक है ना। पीपुल वर्ड के साथ कुछ अलग सा कंडीशन लागू है जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। समवन, समबडी, ठीक है दोस्तों, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ठीक है, समवन, समबडी, एनीवन, नोबडी, नोबडी, ठीक है ना, नो वन, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन। और वन बोले तो वन का मतलब क्या? पर्सन, ठीक है ना। वन का मतलब कोई ना कोई पर्सन की बात कर रहा होगा, ठीक है, वन हो गया। अब कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, काम होते हैं जो कुछ खास लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, किसी भी बीमारी की इलाज तो कोई ना कोई डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। पुलिस, ड्राइवर, ठीक है दोस्तों, कंडक्टर, चिल्ड्रेन, etc। ये सभी ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या हैं? ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का ही काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये सभी शब्द एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको मिलेंगे और सब्जेक्ट का काम भी कर रहे होंगे, लेकिन इन्हें हम अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं। इनका इम्पॉर्टेंस ज़्यादा न देते हुए किसमें? पैसिव वॉइस में हम वहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या बोला कि ये सब में से एक कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट माना जाए पैसिव वॉइस में। अब क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये सब सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है। इन्हें आप बिना बोले भी, जैसे यदि मैं बोलूँ, पुलिस की बात करूँ, द थीफ वाज अरेस्टेड, तो जैसे ही अरेस्ट वर्ड यूज होता है दोस्तों, तो वहाँ पे आप ये क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंड वाली बात है, खुद से समझदारी की बात है कि आपको खुद समझ आना है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट एक ही कर सकते हैं, वो है पुलिस। पुलिस के अलावा कोई और व्यक्ति अरेस्ट नहीं करता। अगर किसी को अपने अंडर में लेता है तो उसे किडनैप कहा जा सकता है, उसको कैप्चर कहा जा सकता है, ये सब अलग नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन अरेस्ट वर्ड सिर्फ पुलिस वालों के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड की बात है, इसीलिए इन्हें इम्पॉर्टेंस न देते हुए पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ पे पीपुल लिखा हुआ है, इस पीपुल की कंसेप्ट को कुछ समझते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। पीपुल, यदि किसी सेंटेंस में पीपुल दिया हुआ है तो पीपुल अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है। क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कैटेगरी में इसको हम लोग रखते हैं दोस्तों। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसे इरेज करके फिर से लिखता हूं। चलिए देखें, पीपुल
और पीपुल जो है सो अनइम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पॉर्टेंट कहते हैं यानी कि सेल्फ अंडरस्टूड वाला सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसके बिना बताए, मतलब इसे बिना रिपीट किए भी। अब देखो क्या है, पीपुल अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर में रखते हैं, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कैटेगरी में। जब ये अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रहेगा तो इसको पैसिव वॉइस में रिपीट करना क्या आवश्यक है या फिर नहीं है? तो आप बोलोगे कि सर इसकी रिपीट करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट में है, यानी कि बिना बोले भी समझ जाने वाला कैटेगरी में है। ठीक है ना, इसको हम नहीं भी बोलेंगे तब भी लोग समझ आएगा कि पीपुल की ही बात किया जा रहा है। बट यदि इसी के साथ हम कुछ क्या लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें, जैसे सम पीपुल, ठीक है, मेनी पीपुल, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, सम पीपुल या मेनी पीपुल, इस तरह का कोई वर्ड यूज कर दें इनके साथ, तो यह क्या बन जाता है, तो वहाँ पे ऐसी हालत में ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पीपुल वहाँ पे क्या बन जाता है, फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट जब हो जाएगा तो इसे पैसिव में हम रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे? जब ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों तो इसका पैसिव में रिपीट करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी बिना रिपीटेशन का पैसिव वॉइस बनाना गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यदि पीपुल सिंगल है, सिर्फ पीपुल लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उसे अनइम्पॉर्टेंट समझते हुए पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर? बट यदि उसके पहले कोई सम या मेनी जैसे वर्ड लग गए हों, सम पीपुल या मेनी पीपुल, तो वैसी हालत में यह इम्पॉर्टेंट माना जाता है, और इम्पॉर्टेंट होने के कारण इसकी रिपीटेशन आवश्यक है, यानी पैसिव वॉइस में इसको रिपीट करेंगे, लिखेंगे। क्लियर हो गई? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पूरे कंसेप्ट समझ गए। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। People laughed at him. People laughed at him मतलब क्या हुआ कि लोग उस पे क्या किए, हंसे, लोग उस पे हंसे। यह हमारा सेंटेंस जो है कैसा है दोस्तों, तो यह हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है ना, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्या, कि पीपुल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पे हंसे। अब इसका पैसिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो इसी का यदि हम पैसिव की बात करें, इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऐसे, क्या, हिम तो ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे ही, क्योंकि ही का सब्जेक्ट फॉर्म ही होता है, हिम का सब्जेक्ट फॉर्म ही होता है। अब यहाँ पे टेंस देखेंगे तो ये लाफ्ट लिखा है, मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज होना चाहिए। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही वाज लाफ्ट, ठीक है, ही वाज लाफ्ट। और इसके बाद प्रीपोजिशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ही वाज लाफ्ट। अब देखेंगे दोस्तों क्या, ये पीपुल है, सिर्फ पीपुल, सिंगल लगा हुआ है ना पीपुल, इसके पहले सब मैनी इनमें से कोई वर्ड नहीं है, सिंगल सिर्फ पीपुल लिखा गया है, इसलिए हम इसे अनइम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे। और अनइम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखने के कारण इसका रिपीट करना आवश्यक नहीं है, यानी बाय पीपुल लिखना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब हुआ क्या, पीपुल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसते हैं या हंसे। ठीक है ना, लोगों ने उस पर हंसा। अब यहाँ पे पैसिव इसका क्या बनेगा, उस पर हंसा गया, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। हंसने वाले लोग ही तो होंगे, कोई जानवर तो नहीं होगा ना, कोई एनिमल नहीं होगा, कोई बर्ड नहीं होगा, हंसने वाला कोई ना कोई पीपल है, मनुष्य है, मानव है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। अब सम और मैनी वाला कुछ एग्जांपल देख लें दोस्तों। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको सम और मैनी से, ठीक है ना।
सम पीपुल डू नॉट ईट गार्लिक। सम पीपुल डू नॉट ईट गार्लिक। अब गार्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि गार्लिक का मतलब लहसुन होता है, ठीक है ना। गार्लिक मीन्स लहसुन। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? तो इसका पैसिव बनेगा, हम लोग पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है गार्लिक, पहले कर देंगे गार्लिक, ठीक है। हाँ क्या होगा? तो इसका पैसिव होगा गार्लिक। अब यहाँ पे सम पीपुल डू नॉट, प्रेजेंट टेंस क्या है हमारा? डू लगा हुआ है, डू नॉट मतलब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, तो हमारा इज लग जाएगा ना हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अनुसार। इज, गार्लिक इज नॉट है इसलिए नॉट लगाएंगे ही। गार्लिक इज नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन। गार्लिक इज नॉट ईटेन बाय किसके द्वारा? अब सम पीपुल है, इसको हम इम्पॉर्टेंट कर दिए इसलिए इसको रिपीट करना आवश्यक है, बाय सम पीपुल। अब सम पीपुल का सम पीपुल ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसका पैसिव में या फिर एक्टिव से कोई मतलब नहीं, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म्स वही रहता है। पीपुल का पीपुल ही रहेगा, सम पीपुल ना। बाय सम पीपुल। क्लियर हो गई बात? चलिए, होप दैट आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आया होगा। आप इन्हें एक बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे, फिर मैं इन्हें इरेज करता हूँ दोस्तों, ताकि मैं कुछ आगे और भी कंसेप्ट बता सकूँ और कुछ नए एग्जाम्पल दे सकूँ। जल्दी से आप इसे देखेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसी के कुछ और भी एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब मेनी वाला भी तो मैंने आपको सम वाला दिया ना एग्जाम्पल, अब मैं हम आपको मेनी वाला एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और दोस्तों क्या है अगला एग्जाम्पल हमारा है वी। अब यहाँ से कुछ लेता हूँ आपके लिए। वी आर वेटिंग फॉर हिम। वी आर वेटिंग फॉर हिम, ठीक है दोस्तों। ये सेंटेंस बन गया हमारा एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आइए अब हम लोग इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? ही इज, क्योंकि आर है ना इसलिए ही, वी के अनुसार आर था तो ही के अनुसार इज होगा। वेटिंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग, ही इज बीइंग वेटेड फॉर। ही इज बीइंग वेटेड फॉर, उसका इंतज़ार किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ही इज बीइंग वेटेड फॉर। और अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा ना अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में वी, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। वी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे रिपीट करना आवश्यक नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया। यानी बाय मी लिखना या बाय अस लिखना आवश्यक नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? चलिए और एग्जांपल देखते हैं एक और। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस या प्रोमिसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हमारा ये जो मस्ट है वो मॉडल वर्ब है। क्या है ये? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जब भी लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे वन है, यहाँ वन है, उसके आधार पे वंस है, ठीक। यहाँ पे होता मोहन, तो मोहन के आधार पे मोहन्स, यानी ये पोजेशन शो कर रहा है। क्या कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे मोहन के अनुसार मोहन्स होता है, राहुल के अनुसार राहुल्स होता है, राम के अनुसार राम्स होता है, सोहन के अनुसार सोहन्स होता है, ठीक है ना। ऐसे होता
तो क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, आइए समझते हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा, अब यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों कि जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसी का पोजीशन में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर यदि पोजीशन बना दिया जाए तो इसे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉमिस हो जाएगा, प्रोमिसेस। इसके बाद मस्ट है तो मस्ट रहेगा ही, प्रोमिसेस मस्ट। अब इसके अनुसार मस्ट के अनुसार क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के अनुसार हमारा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, तो एक इसके लिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए बी लगाएंगे। इसके बाद कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, बस इतना ही, क्योंकि ये भी वन भी तो हमारा देखिए यहाँ पे ना वन भी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है, इसलिए इसके बाद इसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। द पुलिस हैव caught the thief, द पुलिस हैव caught द thief। ठीक है दोस्तों, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, जल्दी से इसकी पैसिव को बनाइए। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों हमारा क्या होगा, द thief। अब यहाँ पे बोल रहा है हैव प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके आधार पे हैज होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, हैज बीन, द thief हैज बीन काउट। अब ये भी पुलिस भी तो अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ना, इसलिए यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में भी इसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द पुलिस हैज बीन काउट, चोर को पकड़ लिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप जल्दी से इनको एक बार देखेंगे अच्छे से, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट रूल। चलिए मैं इरेज करूं, आइए आगे अब नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं, और वही रूल हमारा आज का इस वीडियो का आखिरी रूल होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखेंगे नए रूल कुछ। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हमारा रूल नंबर 7 है, जो मिसलेनियस का आखिरी रूल है। मिसलेनियस रूल का ये रूल नंबर लास्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मिसलेनियस रूल 7 ही होते हैं। ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है रूल, डबल ऑब्जेक्ट। कौन सा रूल है, डबल ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि एक ही सेंटेंस में जब दो दो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट में जब दो दो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम लोग पैसिव बनाते थे तो ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रहते। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अब ये क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उसमें ऑब्जेक्ट सिंगल हुआ करता था। बट अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे। एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे जब दो दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा ना दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट दो होने के कारण इसका पैसिव वॉइस भी क्या करेंगे, दो तरह से बनेगा। पैसिव वॉइस भी दो तरह से बनेगा, यानी दो बनेगा। एक इस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए, इसको ऑब्जेक्ट 1 मान लिया और इसको ऑब्जेक्ट 2 मान लिया। ठीक है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 के साथ हम बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा का क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 के साथ बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 प्लस HV प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब जैसे ही ऑब्जेक्ट 2 लगाएंगे दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट 2 के साथ हम प्रीपोजिशन एक 2 यूज करते हैं, प्लस यहाँ पे आपका फिर से एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, कह सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 1। ये दो तरह से हमारा पैसिव बनेगा, कब? जब किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए होंगे तब, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट डबल तो इसका पैसिव भी डबल बनेगा। एक बार फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भी लेके बना सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे ऐसे, या फिर ऑब्जेक्ट 2 को भी लेके बना सकते हैं, किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आइए जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। I gave him a book। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, I gave him a book, मैंने उसे एक किताब दिया, मैंने उसे एक किताब दिया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, तो देखिए इसमें एक हिम है और एक अ बुक है, ये दो ऑब्जेक्ट है ना, हिम भी एक ऑब्जेक्ट होता है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 1 और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। जब एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो हमारा पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव इस तरह से दो दो पैसिव ही बनेंगे, दो में से किसी भी एक से बनाएंगे। सेंटेंस में हमेशा दो दो बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दो में से कोई एक विधि को, रूल को यूज करके हम बना देंगे, हमारा सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही होगा दोस्तों, ठीक है। आइए जैसे अब इसका अगर हम बनाना चाहें, एक सेकेंड और चलिए। अब हमें एक कंसेप्ट ये दिमाग में आता है क्या, कि आखिर हम कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचान पाएंगे कि ये हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है ना। तो आइए उसको समझने के लिए देखते हैं कुछ कंसेप्ट। उसके लिए 3 रूल है दोस्तों। क्या है, सिंगल मतलब सिंगल सब्जेक्ट है या डबल सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट या डबल ऑब्जेक्ट के साथ ये सेंटेंस बना है, यह पहचानने के लिए हमें 3 रूल है, 3 तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। वो 3 तरीका कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो तरीका नंबर 1 यानी रूल नंबर 1 है उसका क्या, ए पहला है MV, यानी किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा ना, उस मेन वर्ब के तुरंत बाद कोई ना कोई प्रोनाउन दिया रहेगा या पर्सन, कह सकते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। MV के तुरंत बाद यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन दिए रहेंगे, तो हमें समझ जाना है कि यह डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। यह क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाला, यानी कि लिविंग थिंग की चर्चा वहाँ पे हम कर रहे होंगे, लिविंग की चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो जब लिविंग की आप चर्चा करोगे तो यह हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट 1 होगा, ठीक है। तो इससे हमें इसके आधार पे मतलब मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर हमें कहीं पे मिल जाए क्या, नाउन या प्रोनाउन, यानी मीन्स कोई भी लिविंग थिंग की चर्चा कर रहे हो, तो हमें समझना है कि यह डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। अब दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है इसका, तो दूसरा रूल ये है दोस्तों कि यदि ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट 1 जो होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो होगा वह नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 ही लिविंग हो गया तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है सो कहाँ से लिविंग थिंग हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमारा लिविंग थिंग नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट 2 हमारा नॉन लिविंग थिंग होगा दोस्तों, क्लियर। अब एक चीज़, तीसरा रूल नंबर 3 हमारा है, थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये तीनों ही रूल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 रहेगा दोस्तों, किसी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दिए रहेंगे, तो वहाँ पे पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में आपको नहीं दिया हुआ मिलेगा कभी भी, तो वह है क्या चीज़, तो वह है प्रीपोजिशन, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्लियर है बात। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं।
ठीक है। हाँ, इसके जगह पे बीच में, यानी कि इसके बीच में ना, कहाँ पे, यहाँ पे बीच में जो है सो आपको कोई आर्टिकल मिल सकता है, कोई और अदर एडजेक्टिव वगैरह मिल सकते हैं, बट प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा। बस इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आइए अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हिम 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और एक अ बुक ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इन दोनों के बीच में ए लगा हुआ है। ये जो है सो क्या है, आर्टिकल है। मैंने अभी बताया कि आर्टिकल लगा हुआ मिल सकता है बट प्रीपोजिशन नहीं। ए जो है सो एक आर्टिकल है, लेकिन यह एक प्रीपोजिशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे, देखिए पैसिव बनेगा। अब हम आते हैं इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 को लेकर बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसका दो पैसिव बनेंगे। तो पहला बना रहे हैं फर्स्ट पैसिव नंबर 1 ऑब्जेक्ट 1 को लेकर। तो इसका ऑब्जेक्ट 1 को लेते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ही का ही हो जाएगा। अब गेव सिंपल पास्ट है, तो पास्ट के साथ हमारा वाज होना चाहिए। ही वाज गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही वाज गिवन अ बुक बाय मी। क्या बनेगा दोस्तों, ही वाज गिवन अ बुक बाय मी। अब इसका स्ट्रक्चर यदि तैयार करें तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, तो इसका स्ट्रक्चर तैयार होगा दोस्तों, देखिए होगा हमारा क्या। अभी हमने ऑब्जेक्ट 1 को लिखा सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो बनाएंगे पहला क्या स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट 1 प्लस एच भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ। ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बना देंगे प्लस एच भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट 2, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड करेंगे प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, जो कि मैंने क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए हिम हमारा ऑब्जेक्ट 1 था, हिम का ही बना दिया प्लस एच भी वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन ऑब्जेक्ट 2, अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट 2 था, यहाँ पे लिखा ना अ बुक ऑब्जेक्ट 2 प्लस बाई प्लस मी सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसी का हम दूसरा पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव नंबर 2 इसका बनाते हैं क्या। अब अ बुक को हम पहले ले आते हैं, तो लिखेंगे क्या, अ बुक वाज गिवन। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको इधर अभी जब मैं बता रहा था स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में बताया था कि ऑब्जेक्ट 2 जब लगाएंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन 2 भी तुरंत लगाते हैं वर्ब के तुरंत बाद। तो 2 किसको, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा ना, सॉरी इसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका प्रोनाउन यूज करना है। तो क्या, अ बुक वाज गिवन टू हिम बाय मी, एक किताब उसे दिया गया किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, 2 प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी ये कह सकते हैं आप क्या कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, आइए इसका स्ट्रक्चर तैयार करें। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट 2 प्लस एच भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस 2। अब 2 कैसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट 2 के साथ हमेशा 2 प्रीपोजिशन यूज करना है। 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वाला पैसिव बनाने का तरीका है। एक ही सेंटेंस को 2 पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके हम अलग अलग प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बातचीत आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव lent him some money। I have lent him some money, मतलब मैं उसे कुछ पैसे क्या किया हूँ, उधार दिया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों क्या, कि इसमें जो ये देखिए हिम है, एक ऑब्जेक्ट हमारा 1 हो गया हिम और ऑब्जेक्ट 2 हो गया सम मनी। ठीक है, तो हम इसको ये दोनों ही रूल पे पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। तो पहले ऑब्जेक्ट 1 को ले आते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हो जाएगा ही वाज, यहाँ पैसिव वॉइस है ना, ये
ही, अब हैव लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव बनाएंगे कैसे, तो ही के आई के साथ हैव लगा था, ही के साथ हैज़ लगा देंगे। ही हैज़ लेंट, ही हैज़ बीन ना, क्योंकि हैज़ के तुरंत बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना जरूरी है, बीन, ही हैज़ बीन लेंट, ही हैज़ बीन लेंट सम मनी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लगाएंगे, फिर सम मनी बाई किसके द्वारा, मी, मेरे द्वारा। ही हैज़ बीन लेंट सम मनी बाई मी, उसे मेरे द्वारा कुछ पैसे उधार दिए गए हैं, कर्ज दिए गए हैं, कह सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ तक की बातचीत को आप अच्छे से ध्यान से देखें दोस्तों। इसके बाद मैं इसी का एक और पैसिव वाइज बनाता हूँ, एक और कैसे बनता है पैसिव उसको भी देख लीजिए। तो वह पैसिव बनेगा, अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं, यानी कि सम मनी को पहले करते हैं ना। अब हमारा होगा क्या, सम मनी, अब सम मनी के अनुसार भी हैज़ बीन लगना चाहिए, सम मनी हैज़ बीन लेंट टू हिम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑब्जेक्ट 2 को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लेंगे तो उसमें हमारा टू प्रीपोजिशन लगना आवश्यक है प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो सम मनी हैज़ बीन लेंट टू हिम किसके द्वारा, बाय मी, ठीक है, उसको मेरे द्वारा कुछ पैसे उधार दिए गए। चलिए दोस्तों, लगता है मुझे कि शायद आपको नीचे कुछ यहाँ पे कट रहे हैं, जिन्हें मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, हिम बाय मी। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा दोस्तों। इन्हें एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम कुछ और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, अब कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिखता हूँ ना दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। वह है क्या, अगला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, आई विल नॉट टेल द ट्रूथ, आई विल नॉट टेल, एक सेकेंड, इसमें तो सिंगल सब्जेक्ट कर दिया ना, ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, ठीक है, आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, मैं तुमको सच्चाई नहीं बताऊंगा। अब क्या बनेगा इसका, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ले आइए पहले और ऑब्जेक्ट 2 है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट 1 को लेकर आइए, हो जाएगा यू के अनुसार विल ही लगेगा, यू विल नॉट बी, अब टेल के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए विल के साथ बी लगा दिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, यू विल नॉट बी टोल्ड द ट्रूथ बाय मी, तुमको मेरे द्वारा सच्चाई नहीं कहा जाएगा या नहीं बताया जाएगा। ये हो गया हमारा पैसिव नंबर 1 2, यहाँ भी हमारा पैसिव नंबर 1 और पैसिव नंबर 2 इसी का बनाते हैं क्या, अब द ट्रूथ को पहले आते हैं, द ट्रूथ विल नॉट बी टोल्ड टू यू बाय मी, यानी आपको मेरे द्वारा सच्चाई नहीं कही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल्स था, ये हमारे 7th मिसलेनियस रूल नंबर थे जिनको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये हमारा आखिरी कंसेप्ट था मिसलेनियस का। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों कल से नए पार्ट में, और नए पार्ट में नए कंसेप्ट, वह होगा हमारा अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव की चर्चा की है, सॉरी अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव की कोई बातचीत नहीं हुआ है दोस्तों अभी तक, ठीक है ना।
अगले पार्ट में मैं आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा उसकी बात करने वाला हूँ, इसलिए आप अगले पार्ट को मिस नहीं करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत बार, एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार 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 देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक कि आप अच्छे से इसे समझ ना जाएं, और नोट कॉपी जरूर तैयार करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आज इतना ही पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।